नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखी आधारशिला। सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को बताया गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त। पीएम ने महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर स्वच्छाग्रही और पुलिस की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने का आह्वान। 8 मार्च को महिला दिवस पर इंस्पायरिंग वुमेन कार्य साझा करने की अपील। साथ ही मोटापे से बचने के लिए कम तेल खाने पर दिया जोर। दिल्ली में विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सत्र में कैग की सभी लंबित रिपोर्ट्स की जाएंगी पेश। आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। चांसलर पद के लिए फ्रेडरिक मर्ज और ओलाफ शोल्ज समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पारी लड़खड़ाई। 200 रन के आंकड़े को किया पार, गंवाए 7 विकेट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा स्थापित किए जा रहे कैंसर अस्पताल का प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले चरण में 100 बेड वाला बनेगा। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती कैंसर की बीमारी को गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार भी कैंसर के खिलाफ इलाज और दवाओं का इंतजाम कर रही है। लोगों से भी उन्होंने जागरूक रहने का आह्वान किया और नशे से दूर रहने की बात कही। बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है, क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। और वहीं सनातन धर्म पर राजनीतिक टिप्पणी करने वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम से संदेश दिया और धाम के विधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई लोग सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत,
संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे। इस योजना ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी है। साथ ही योजना के तहत मिली धनराशि से किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में भी सहायता मिली है। कृषि विकास और किसान कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर से पीएम 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 24 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका लाभ अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिल चुका है। अब तक पीएम किसान की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इनके तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। 19वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये आंकड़ा 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। भागलपुर सहित देश भर के पीएम किसान योजना के लाभार्थी बेहद उत्साहित हैं। दरअसल ये 19वीं किस्त इस योजना के 6 साल के सफल कार्यान्वयन का प्रतीक भी होगी। सभी पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस योजना से किसानों को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि 19वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। हम लोगों को जब नहीं मिलता था सहायता राशि तो किसान पूरा भटकता था। कर्ज लेकर के कहीं फंसरी लगा करके तो अच्छा स्थिति उस समय नहीं था। जिस समय से प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि योजना चलाया गया है तो हम लोगों को लाभ अच्छा मिला है। वो जो 2,000 मिलता है वही से करते थे, खाद पानी वही से होता है। किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया कि इस योजना के तहत मिली धनराशि से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में सहायता मिली है। साथ ही किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है। बिहार के भागलपुर में पीएम 10,000वें किसान उत्पादक संगठन FPO का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी होगा। पीएम बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन के साथ साथ कई परियोजनाओं का उपहार भी देंगे, जिनमें वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खान पान में तेल को कम करने की अपील की। उन्होंने मोटापे को लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पीएम की बात का ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने भी समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में हमेशा कोई ना कोई नया मुद्दा उठाते हैं और अभी उन्होंने बात की है ओबेसिटी के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का और अपने शरीर का हम ध्यान रखें, साथ में अपना भी और अपनी फैमिली का भी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छा खाएं, कुछ ना कुछ स्पोर्ट अपनी लाइफ में ज़रूर जोड़ें। कोई भी हम काम करते हैं, कितने ही बिजी हैं, अपनी बॉडी को एक कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर दें। 1 आवर 45 मिनट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं छोटे, जो मोबाइल्स में पूरा दिन गेम खेलते हैं, मोबाइल्स में रहते हैं,
वो ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसमें से ज़्यादातर टाइम जब खेलने का है तो उसको आउटडोर लेके जाएं और वो आउटडोर में खेल लें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। और दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भाजपा के चुने हुए विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली की जनता से किए वादों को 100% पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान CAG रिपोर्ट भी रखी जाएगी। सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में CAG की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखें। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को आपके विधायकों की बैठक में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। पार्टी के 22 विधायकों की बैठक में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी आप विधायकों ने सर्वसम्मति से आतिशी को विपक्ष का नेता चुना है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। और वहीं दिल्ली सरकार ने यमुना को स्वच्छ और घाटों को सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। इससे दिल्ली में सोनिया विहार से कालिंदी कुंज तक यमुना के घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाने वाले गैर सरकारी संस्थाएं भी उत्साहित नजर आ रही हैं। इन तमाम गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। देखिए। तो नई सरकार आने के बाद यमुना की सफाई का काम जो है, अभियान जो है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो बड़े NGOs हैं जो कि लगातार इसमें लगे हुए हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक्चुअली हमारा हर शनिवार और रविवार को कालिंदी कुंज घाट पर 9 बजे से 11 बजे तक हमारे कुछ 100 वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम क्लीन अप स्टार्ट करते हैं। तो वही जो प्लास्टिक फैला होता है उसको इकट्ठा करके सही जगह डंप करते हैं। दिल्ली में जो नई सरकार है, इनका पूरा जोर यमुना की सफाई को लेकर के हुआ है और आप लोग काफ़ी समय से इसको काम करते आ रहे हैं। आपको लगता है आपके काम को अपनी पहचान मिलेगी, बल मिलेगा? सरकार बदली है तो गति और आएगी, तो उसी की हम अपेक्षा कर रहे हैं। उसी वजह से आज दोबारा से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब लोग, आपने जैसे बताया, एक घाट जो हमारा सोनिया विहार वजीराबाद है, वहाँ से शुरू होकर कालिंदी कुंज घाट तक सभी ये संस्थाएं हैं जो मिलजुल कर काम कर रही हैं। जो हमारी आम जनता है उसको जागरूक होना पड़ेगा कि इससे जो हमारी आस्था है उसको तो बल मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नदियाँ जो हैं वो प्रदूषित हो रही हैं। तो हमें उस अपनी भावना से हटके इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि हमारी माँ है और हमें इसको गंदगी इसमें नहीं करनी है। सरकारें अब आई हैं, पहले वाली सरकार का जो आपको पता है, माँ यमुना ने उनको जो दंड दिया है वो मिला है। अब नई सरकार आई है, माँ यमुना का नाम लेकर आई है, तो ये इस पे काम करेगी तो बहुत अच्छा है। नई सरकार आने के बाद से एक उम्मीद इनको जगी है कि हाँ, जो आप काम कर रहे हैं लगातार, अब सरकार का भी सहयोग आपको उसमें मिलेगा। तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, अगर सरकार हमारे साथ रहेगी, सरकार का सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग सफल होंगे। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम लोग निश्चित ही हम सफल। हम जो है लगातार महीने में या हर संडे जो भी पूजा सामग्री है उसको लेके साफ़ सफाई करते हैं। और हमने आगे की रणनीति बनाई है कि जो भी पूजा सामग्री है उसमें मेन हम देखते हैं कि प्लास्टिक है। लोग पूजा सामग्री को ये समझने लगे कि जो भी प्लास्टिक है वो सब यमुना किनारे डाल जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी कॉलोनी में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस भी करते हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं ये सरकारी प्रयास हैं कि लगातार जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं और जो यमुना की सफाई को लेकर के काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ये जो NGOs हैं लगातार, जो कि सोनिया विहार से लेकर कालिंदी कुंज तक लगातार जो व्यवहार परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। नदी किनारे जो भी घाट हैं उनमें जो गंदगी लगातार लोगों द्वारा फैलाई जा रही है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोगों में व्यवहार परिवर्तन
परिवर्तन आए, क्योंकि लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन जो जनता का जो प्रयास होना चाहिए, आम आदमी का जो प्रयास होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं। और कोशिश ये है कि जनता में परिवर्तन हो और जो अपना प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो प्रयास भी अब लगातार करते चले जाएं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, ITO घाट, दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे। यहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री दरभंगा में किसानों के साथ मखाना के खेत में भी नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का भी दौरा किया और मखाना किसानों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना सुपरफूड है, पौष्टिकता का भंडार है। मखाने की खेती में आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार अद्भुत राज्य है। यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना सुपरफूड है। और मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए 19वीं किश्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। किसान से जुड़े हुए चीज़ों पर और किसानों की समृद्धि के लिए 19वां किस्त जारी करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं और मखाना बोर्ड के निर्माण के लिए भी उनको विशेष तौर पर बधाई बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से देता हूं कि बिहार के मखाना देश और दुनिया में ब्रांडिंग होगा। यह ऐतिहासिक समय होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम 3 को विश्व स्तर की पहचान मिल रही है और इसको जानने और समझने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि काशी पहुंचे और तमिल से आए समूह के साथ भाग लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में मिलन चल रहा था काशी, तमिल और विश्व का। इस मिलन की थीम रही ट्रेडिशनल, टेक्नोलॉजी और विश्व। इस अवसर पर तमिलनाडु से आए लोग सवाल पूछ रहे थे और विदेश मंत्री उनके सवालों का जवाब देकर विदेश से आए प्रतिनिधियों को भी देश के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। First of all, important for them to understand itself that
there are today active efforts being made to promote this kind of linkages and renewal of traditions. If you look at the theme, Agastya, until we celebrate it, not many people will know this is there. Some people will know. How do you popularize it? Because cultures are maintained by refreshing and continually reminding people what the traditions are. विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में सभी विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि अगर वे जवाब देना चाहें, और इन प्रतिनिधियों ने अपना भारत के प्रति प्यार दिखाते हुए सवालों का जवाब दिया। When you see what is happening in India, how people can live together in harmony, in cohesion, despite these disparities, despite these differences in languages, it's something that us in the region, even in Africa as a continent, we can emulate. I have a special bond with Chennai because for 3 reasons. One is my right hip, the other is my left hip. I replaced both my hips in Chennai long before I came to India. But the third and most important reason is that my wife traces heritage back to the last boat leaving from Madras to go to the Caribbean. This year we celebrate 180 years of Indian arrival in Jamaica. This is very important. It actually also showcases us who are foreign residents in India, the values of your cultures. And as I said in my very brief remarks, your diversity is your strength. And the strength comes from sharing values. That's what brings you together as a nation. So for me, that's the point. इस काशी तमिल संगमम के आयोजन से जहां देश के लोग उत्तर और दक्षिण भारत की परंपरा से अवगत हो रहे हैं, वहीं विदेश मंत्रालय के प्रयास से पूरा विश्व भी हमारे ऋषि मुनियों, संस्कृति और परंपरा को जान पा रहा है। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के नासिक में पहला रिवर साइड इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। प्रकृति की गोद में शानदार लग्जरी का अनुभव करने के लिए यहां 31 मार्च तक आ सकते हैं। गंगापुर डैम के खूबसूरत बैक वाटर्स के बीच सुसज्जित टेंट लगाए गए हैं और यह आयोजन शहर की भीड़भाड़ के बीच सुकून के पल मुहैया करवा रहा है। महाराष्ट्र पर्यटन द्वारा आयोजित अनोखा ग्लैम्पिंग अनुभव, सुविधा, रोमांच और संस्कृति का बेहतरीन संगम है। इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल की झलक पाने के लिए देखिए डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। टूरिज्म जो है लोगों को जॉब दिलाने में एक
पे वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी खेला जाता है। ओवरऑल पूरी जगह को अगर हम देखें तो इसमें खासतौर से एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के किया गया है। सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती है। खाना जो है वेस्ट नहीं किया जाता, उसको कंपोस्ट करके उसको फिर से रिसाइकल किया जाता है, उसको खेतों में दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खेत भी है, लोग अपनी जो फार्मिंग है वो भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कहा है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, मिशन लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रख के ये पूरा का पूरा जो रिवर साइड ग्लैम्पिंग फेस्टिवल पहली बार किया गया, वो शुरुआत की गई है। तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, नासिक से। और एक अहम खबर खेल के मैदान से सामने आई है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम 49.4 ओवर में ऑल आउट हो गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान को बाबर आजम और इमाम उल हक ने धीमी शुरुआत दी। बाबर आजम को 23 के स्कोर पर आउट कर हार्दिक पांड्या ने टीम को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में इमाम उल हक 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान ने साउद शकील के साथ मिलकर पारी को संभाला और स्कोर 100 के पार पहुंचाया। रिजवान को 46 रन पर बोल्ड कर अक्षर पटेल ने ये साझेदारी तोड़ी। अगले ही ओवर में साउद शकील को हार्दिक पांड्या ने चलता किया। तैयब ताहिर को जडेजा ने 4 रन पर चलता किया और इसके बाद कुलदीप ने नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी को जल्द ही पवेलियन भेजा। खुशदिल शाह को आउट करके हर्षित राणा ने पाकिस्तान की पारी समेट दी। कुलदीप ने 3 और हार्दिक पांड्या ने विकेट लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।